हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी के स्टूडेंट्स के लिए और जो भी बच्चे बैंक्स के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस, एसबीआई, उनके लिए गुड न्यूज़ है। 2026 के लिए आपके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। आप ज्वाइन कीजिए, तैयारी अपनी शुरू कीजिए। वेट मत कीजिए कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी को शुरू की करेंगे। देखिए वो तो सब आता ही रहता है। आप तैयारी जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना देखो कवर करना आसान रहेगा, उतना इजीली आप उस दिन से करंट अफेयर्स कवर कर सकोगे। आपको कोर्स है बिगनर टू बैंकर कोर्स बाय बैंकर्स यूनिवर्सिटी। इस कोर्स में आपको बेसिक टू एडवांस्ड वीडियो क्लासेस मिल जाती है बाय एक्स मैनेजर्स जिन्होंने खुद बैंक के एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं। देन 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस मिलता है आपको। सिलेबस का सारा कवरेज होगा आपका, स्टडी नोट्स और प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा और डाउट क्लियरेंस सपोर्ट भी आपको मिलता है। कोर्स को लेने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और जो कोर्स है ये आपके देखिए 2 वर्जन्स में अवेलेबल है, स्टैंडर्ड एंड प्रो। स्टैंडर्ड आपका जो है इसमें आपको सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होता है। प्रो वर्जन में ऑनलाइन तो सब अवेलेबल होगा, प्लस आपको फेज़ 2 की आरबीआई की बुक्स होम डिलीवर्ड होती हैं। आपके स्टैंडर्ड कोर्स का प्राइस है 4899, आफ्टर डिस्काउंट 55% का डिस्काउंट चल रहा है अभी इस पर। प्रो वर्जन का है 8499 और ये भी डिस्काउंटेड प्राइस है आपका, 60% डिस्काउंट चल रहा है। तो जल्दी लीजिए और अभी अपने जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ये कोर्स को लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। चलिए आपकी पहली न्यूज़ है, लिस्ट ऑफ आउटकम्स ऑफिशियल विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू मलेशिया। तो हमारे प्रधानमंत्री जी देखिए मलेशिया गए थे, तो कोई भी कंट्री वो जाते हैं तो कुछ एग्रीमेंट्स एमओयू साइन होते हैं, तो वो देख लेते हैं हम क्या साइन हुए। तो मेजरली आपके कौन से इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स या आउटकम्स हैं। तो सेमीकंडक्टर कॉपरेशन, सेमीकंडक्टर के फील्ड में सप्लाई चेन रिसर्च में कॉपरेट करेंगी दोनों कंट्रीज़। यूपीआई जो कि इंडिया का है और पेनेट जो कि मलेशिया का है, इन दोनों में लिंकेज की जाएगी फॉर क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट्स। सोशल सिक्योरिटी में भी इंडिया की जो ईएसआईसी है और मलेशिया की सेम ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल सिक्योरिटी में काम करती है, सॉक्सो, वो दोनों मिलके अपने उनके बीच में भी एग्रीमेंट हुआ है, शेयर करेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या करते हैं। और इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है टू प्रोटेक्ट इंडियन वर्कर्स जो कि मलेशिया में एम्प्लॉयड हैं। देन एंटी करप्शन के लिए भी एमओयू हुआ है, सीबीआई जो इंडिया का है एंड एमएसीसी जो मलेशिया का है, टू कम्बैट करप्शन। यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए भी हुआ है, ट्रेडिशनल मेडिसिन के फील्ड में भी हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइबर जिया और इंडियन आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट्स के बीच में, और ऑडियो विजुअल में भी होगा। एंड इसके साथ साथ और क्या अनाउंसमेंट्स मेजर की हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक नया इंडियन कॉन्सुलेट जनरल मलेशिया में खोला जाएगा एंड इसके साथ साथ एक डेडिकेटेड सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा एट यूनिवर्सिटी मलाया इन कोलालमपुर टू प्रमोट तमिल लैंग्वेज एंड कल्चर। इसके साथ साथ देखिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसके बारे में हम पहले क्लासेस में बात कर चुके हैं। तो इसके लिए भी मलेशिया ने सारे जो प्रोसीजर्स थे कंप्लीट कर लिए हैं फॉर इट्स सक्सेशन टू दी अलायंस, यानी वो अलायंस का पार्ट बन जाएंगे। और इसके साथ साथ सीईओ फोरम इंडिया मलेशिया की 10th उसका एडिशन हुआ है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो लोकल करेंसी में ट्रेड की भी बात की गई। दोनों लीडर्स ने कहा कि इंडियन रुपये और मलेशियन रिंगिट में करेंगे। देखो ये तो चल ही रहा है आजकल, क्योंकि ऑब्वियसली सब डॉलर के यूज़ को कम करना चाहते हैं। और एशियान या ब्रिक्स की हम बात करें तो इंडिया ने सपोर्ट किया मलेशिया की सक्सेसफुल चेयरशिप ऑफ एशियान इन 2025, तो उनके पास थी, वाइल मलेशिया एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स इन 2026। इसके साथ साथ एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट एटीगा जिसको हम बोलते हैं, इसका रिव्यू चल रहा है। तो इसके लिए भी, क्योंकि देखो एशियन का मेंबर है मलेशिया और हमारी अलग से, हम लोग ऑब्वियसली मेंबर नहीं है एशियन के, लेकिन हमारी उनके साथ एग्रीमेंट है, तो उसका भी रिव्यू आजकल चल रहा है। नेक्स्ट है इंडिया यूएसए ट्रेड डील फ्रेमवर्क। तो देखो हम लोग काफ़ी कंट्रीज़ के साथ साइन कर रहे हैं आजकल, तो अभी यूएसए के साथ फ्रेमवर्क हुआ है, अभी कोई इसको लीगली बाइंडिंग कोई ट्रीटी नहीं साइन हुई, सिर्फ फ्रेमवर्क है, ये बात याद रखनी है। चलिए मेजर टैरिफ रिडक्शंस होंगे, वो क्या क्या रहेंगे। सो यूएस जो है उन्होंने, हम जानते हैं हाल ही फिलहाल में काफ़ी 50% तक का टैरिफ बढ़ा दिया था, उसको कट करके वो 18% पे लेकर आएंगे। एंड
जो पेनल्टीज़ हैं वो भी यूएस क्रैप ऑफ करेगा। 25% पनिटिव ड्यूटी जो उन्होंने प्रीवियसली इम्पोज की थी, क्यों करी थी इंडिया पे, क्योंकि हम रशिया से ऑयल ले रहे थे, तो वो भी वो हटाएंगे। और उसके बाद इंडियन एक्सपोर्ट्स जो हैं, देखो ऑब्वियसली जब 50% से 18% पे आएगा तो हमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि चाइना पे ऑलरेडी ये 30-35 में है, वियतनाम का भी है, बांग्लादेश का भी, हम इसको लोएस्ट पर आ जाएंगे। और जब लोएस्ट होगा तो ऑब्वियसली हमारी चीज़ें वहाँ कॉम्पिटिटिव होंगी, सस्ती होंगी, तो लोग खरीदेंगे। इसके साथ साथ ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स को, यानी $38 बिलियन के एक्सपोर्ट्स को बेनिफिट मिलेगा। वो कौन कौन से फील्ड के हैं, बेसिकली आपके फार्मा, जेम्स एंड डायमंड, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, मशीनरी एंड सेलेक्टेड ऑटो पार्ट्स। और बदले में इंडिया क्या दे रहा है यूएसए को? इंडिया ने कहा है कि वो $500 बिलियन वर्थ ऑफ यूएस एनर्जी परचेज करेगा। अमाउंट देखो, जिसमें एलएनजी आएगा, ऑयल आएगा, कोल, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के हम आने वाले कुछ साल में लेंगे। एंड इसके साथ साथ इंडिया ने ये भी कहा कि वो रशियन क्रूड या रशिया से जो ऑयल लेते हैं उसके यूज़ को भी कम करेंगे, और ऑब्वियसली और एनर्जी लेंगे यूएसए से। इसके साथ साथ इंडिया विल रिड्यूस और एलिमिनेट टैरिफ्स ऑन ट्री नट्स, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट्स, सोयाबीन ऑयल, वाइन एंड स्पिरिट्स। हालांकि इन्होंने देखो एग्रीकल्चर के फील्ड्स हैं बेसिकली जो उन्होंने नहीं रखे हैं, पोल्ट्री वगैरह उन्होंने कहा है कि हम नहीं आपको फ्री एक्सेस देंगे, क्योंकि हमें अपने फार्मर्स को भी बचाना है। इसके साथ साथ इंडिया जो है वो ज़ीरो टैरिफ्स की तरफ भी काम करेगा ऑन यूएस इंडस्ट्रियल एंड आईसीटी गुड्स। अब सेक्टर्स में देख लेते हैं इससे क्या क्या डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं जो बूस्ट होंगे। तो देखिए टेक्सटाइल और लेदर है जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जिसमें लेबर का बहुत काम रहता है, वो सबसे ज़्यादा इसमें रहेंगे, क्योंकि देखो जब 18% लगेगा, ये एक्सपोर्ट इनकी क्या होगा कि ड्यूटीज़ कम हो गई, अब उससे आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपकी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी यूएसए में। एग्रीकल्चर सेफ गार्ड्स उन्होंने रखे हैं, जैसे कि वीट, राइस, डेयरी, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया, इस डील में कहा गया है कि एक्सक्लूडेड रहेंगे टू प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड्स ऑफ मिलियन ऑफ स्मॉल फार्मर्स। और इस डील में इंडिया का जो अभी हाल फिलहाल में शांति एक्ट आपका 2025 पास हुआ है, उसका भी बेनिफिट लिया गया है। उसके पास होने से भी जो यूएस फर्म्स हैं, अब उन्हें इंडिया के सिविल, न्यूक्लियर और डेटा सेंटर मार्केट्स में एक्सेस मिलेगी। अब इसके साथ साथ स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट भी देख लेते हैं। आईसेट इंटीग्रेशन, तो एग्रीमेंट जो है वो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इस पर भी फोकस किया गया है, जिसमें दोनों कंट्रीज़ मिलके सेमीकंडक्टर्स एआई वे काम करेंगे। और सप्लाई चेन को लेकर भी इन जो दोनों नेशंस हैं वो कमिटेड हैं कि नॉन मार्केट इकोनॉमीज़, यानी कि बेसिकली जैसे चाइना वगैरह, इन पे अपने डिपेंडेंस को घटाना वो चाहते हैं। नेक्स्ट है CBDT सीक्स stakeholders inputs on proposed income tax rules and forms related to income tax at 2025। तो हम जानते हैं कि देखिए पिछले साल आपका पास हुआ था इनकम टैक्स एक्ट, काफ़ी इसमें चेंजेस किए गए थे। अब उसके रूल्स जो हैं वो प्रॉपरली ले डाउन करेगा डिपार्टमेंट। तो अभी उन्होंने प्रपोज्ड रूल्स निकाले हैं, फाइनल इसका आपका मार्च एंड या अप्रैल तक आ जाएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। सबसे पहले कि जो नए रूल्स हैं, प्रपोज्ड रूल्स हैं, उनका क्या है कि देखो सबसे पहले तो ना जो भी चेंजेस हो रहे हैं ये चाहते हैं कि पुराने ना कॉम्प्लेक्स या ब्रिटिश टाइम की चीज़ें हम हटा के सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर्स ले आएँ। उससे क्या होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। आपका मेनली हर चीज़ को ना चेंज करने का यही ऑब्जेक्टिव है। अब इसके साथ साथ लैंग्वेज सिंप्लीफाई की जाएगी, जिससे हम आम इंसान, आम लोग भी उसे समझ सकें। लिटिगेशन को रिड्यूस किया जाएगा, कैसे कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिनको ज़रूरी नहीं है कि इन पे केसेस लगना चाहिए, पेनल्टी लगा के भी काम चल सकता है, तो उससे कोर्ट केसेस कम होंगे। कंप्लायंस बर्डन भी कम होगा, डॉक्यूमेंटेशन कम होगी टैक्स पेयर्स की। और कोई भी ऑब्सोल्यूट रूल्स हैं जो लगता है यार आज के टाइम में रूल्स और फॉर्म्स का काम ही नहीं है, उनको भी हटाया जाएगा। चलिए मेजर अपडेट्स देख लेते हैं। आपका जो है ना, देखो पैन नंबर ना, आपने कई बार देखा होगा, आप बैंक में ट्रांजैक्शन करने जाते हो, वो कहते हैं इस चीज़ के साथ पैन लगेगा। तो इसमें रूल्स में काफ़ी आपकी थ्रेशोल्ड है जिन्हें चेंज किया जाएगा। अभी ये सिर्फ प्रपोज्ड है, ये नहीं मान लेना है कि एग्ज़ाम में लिखा हो प्रपोज्ड। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया रहे, और कल को अगर ये आपका लागू होता है सेम लेवल पे ही, तो आपकी एक तरह से रिवीजन हो जाएगी। याद रखना ये अभी प्रपोज्ड है।
चलिए आपका पैन ना, जैसे कि कैश ट्रांजैक्शंस पहले क्या होता था, 50,000 की भी अगर डेली लिमिट आपकी होती थी, 50,000 की भी करते हो तो पैन लगाना है। अब अगर आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉल 10 लाख और मोर पर ईयर की बात हो रही है, उतना करोगे तो पैन मैंडेटरी होगा। रियल एस्टेट के केस में कोई भी प्रॉपर्टी की डील पहले 10 लाख तक पे होता था, अब उसे भी बढ़ा के 20 लाख किया जाएगा। व्हीकल परचेज में पैन कब रिक्वायर्ड है, अगर आप कोई भी लेते हो व्हीकल जिसकी वैल्यू 5 लाख से ऊपर है। हॉस्पिटैलिटी के केस में कोई रेस्टोरेंट या होटल बिल्स है, उसमें पहले 50,000 तक का आता था तो आपको लगाना होता था, अब 1 लाख तक का होगा, 1 लाख या उससे ऊपर तो ही पैन लगेगा। प्रपोज रूल्स हैं ये भी। इसके साथ साथ आपके ITR फॉर्म्स को भी देखिए चेंज किया गया है। नेक्स्ट है इंडिया शाइन्स इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2025, और ये रिपोर्ट किसने प्रिपेयर की है, पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट बेस्ड इन वॉशिंगटन DC। चलिए हम थोड़ा रिपोर्ट और पब्लिशर के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ना, ये बेसिकली असेस करती है कि कंट्रीज़ कैसे अपने ICT आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है फॉर डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस। और जो रिपोर्ट है उससे पहले भी हमने बात की, पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट जो है वो पब्लिश करता है। ये एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और ये वॉशिंगटन DC में लोकेटेड है। और इसके साथ साथ ये और भी देखिए एकेडमिक पार्टनर्स जैसे कि सेट बिजनेस स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, इनके साथ पार्टनर करके ये रिपोर्ट उन्होंने तैयार किया है। और जो 2025 का एडिशन है जो अब इन्होंने निकाला है लेटेस्ट, उसमें 127 इकोनॉमीज़ या 127 कंट्रीज़ को रैंक किया गया है क्रॉस 53 इंडिकेटर्स। और देखो 4 पिलर्स में इनके ये इंडिकेटर्स डिवाइडेड हैं, टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट। चलिए अब हम इंडिया की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इंडिया को ना क्या बोला गया है इसमें, कंट्री दैट पंचेस अबव इट्स वेट। तो इन्होंने काफ़ी देखिए अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। हमारा जो नेटवर्क रेडीनेस है वो बहुत अच्छा है देन एक्सपेक्टेड फॉर इट्स इनकम लेवल। तो करेंटली 2025 में हमारा रैंक आया है 45th। और इससे पहले देखिए जो था ना उस 2024 की रिपोर्ट में, तब हम 49 थे, मतलब हमने 4 प्लेसेस अपना बेटर किया है। और अगर हम देखें कि लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो हमारी इनकम है उसमें हमारा रैंक सेकंड आता है, और फर्स्ट कौन है, वियतनाम, उसके बाद हम आते हैं। ये लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ की बात हो रही है। इसके साथ साथ चलिए हम लोग इंडिया की ग्लोबल लीडरशिप भी देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों की वजह से हमारा रैंक बेटर हुआ है। इंडिया ने फर्स्ट रैंक सिक्योर किया है ग्लोबली इन सेवरल क्रिटिकल सब इंडिकेटर्स। वो क्या क्या हैं, AI साइंटिफिक पब्लिकेशंस में हमने किया है, ICT सर्विस एक्सपोर्ट्स में, ऑब्वियसली सर्विसेज में तो हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, एनुअल इन्वेस्टमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ई-कॉमर्स लेजिस्लेशन। और इसके साथ साथ सेकंड हमें रैंक मिला है ग्लोबली इन मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक एंड थर्ड इन डोमेस्टिक मार्केट स्केल। बेसिकली ओवरऑल रैंक हमारा आप याद रखिए, ओवरऑल रैंक हमारा क्या है, 45th। चलिए ग्लोबली टॉप 3 भी देख लेते हैं, लीडर बोर्ड क्या है। फर्स्ट रैंक है USA का, सेकंड फिनलैंड का और थर्ड सिंगापुर का। नेक्स्ट है ग्रॉस NPAs ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स फॉर डोमेस्टिक ऑपरेशंस रीच हिस्टोरिक लो ऑफ 2.15% एज ऑफ सितंबर 2025। तो देखिए NPA काफ़ी, देखो जितना नीचे जाएगा उतना, यानी कि हमारी अच्छा बैंक्स परफॉर्म कर रहे हैं। ग्रॉस NPA, नेट NPA, देखिए सारी चीज़ों का फ़र्क आपको पता होना चाहिए आप जब भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो एसेट क्वालिटी यानी कि NPA का जो परसेंटेज है डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में क्या है। अगर हम सारे स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स डोमेस्टिक की बात करें, फॉरेन नहीं है इसमें, सिर्फ डोमेस्टिक, तो उसका 2.15% है। इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 2.50% है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का 1.73% है, और फॉरेन बैंक सबसे लो है, सबसे अच्छा उनका एसेट क्वालिटी है 0.80%। देखो PSBs तो काफ़ी लोन्स है, काफ़ी ज़्यादा उनका पोर्टफोलियो है, तो परसेंटेज हाई आएगा ही। चलिए इसके साथ साथ स्लिपेज रेशियो यानी कि रेट ऑफ फ्रेश NPA क्रिएशन। NPA आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, यानी कि वो लोन जिसमें आपके 90 दिन से कोई पेमेंट नहीं आई है या फिर पार्शियल आई है, वो ख़राब हो गया है। तो NPA आपका जो है कितना नए लोन हैं जो NPA में जा रहे हैं, उसे हम स्लिपेज रेशियो बोलते हैं, और वो आपकी इम्प्रूव हुई है टू 0.8%। ये पहले जो थी ना
ज़्यादा होती थी, अब सिर्फ यानी कि नए लोन्स में से 0.8% आपका जा रहा है नए एनपीए में, और प्राइवेट बैंक्स के लिए जबकि ये नंबर हाई है 1.8% का। तो नेट एनपीए रेशो जो है, देखो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में ये फ़र्क होता है। ग्रॉस एनपीए आपका टोटल है कि हाँ इतने लोन्स मेरे ख़राब हैं, इतने लोन्स की मुझे ओवरड्यू हो चुका है। ओवरड्यू मतलब आपका दिन निकल गए पर पेमेंट नहीं आई है, इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट पार्ट भी हो सकता है, प्रिंसिपल पार्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब वो सारे जितने लोन्स का फुल अमाउंट जो आपको ड्यू था वो आपका एनपीए में आके खड़ा हो जाता है। सिर्फ वो नहीं आएगा, मानो ईएमआई 3 छोड़ी हैं तो वो 3 ईएमआई नहीं आएंगी, आपका जो पूरा लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग है ना वो सारा हम एनपीए में लेते हैं, ये बात याद रखना। अब ग्रॉस एनपीए तो वो सारा हो गया कि मेरे कितने लोन आउटस्टैंडिंग थे जो आज की डेट में जिनकी 90 डेज तक पेमेंट नहीं आई है। अब नेट एनपी क्या होता है, देखो हर बैंक हमने प्रोविजंस किए होते हैं, बैंक ने प्रोविज़न का भी अगर आपको नहीं पता है आप कोर्स लीजिए बैंकर्स यूनिवर्सिटी का, क्लासेस अटेंड कीजिए, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के अंडर आप बैंकिंग की क्लासेस अटेंड कर लीजिए, सब आपका क्लियर हो जाएगा। प्रोवाइडेड है आरबीआई द्वारा कि किस किस लोन के लिए कितने कितने दिन से ड्यू हो जाए तो आपको कितनी प्रोविजनिंग करनी होती है, यानी कि आप अपने प्रॉफिट्स में से थोड़ा पैसा निकाल के रखते हैं। तो नेट एनपीए रेशियो क्या होती है, जब आप अपने सारे जो आपके ख़राब लोन आउटस्टैंडिंग थे उसमें से जो आपने प्रोविजनिंग कर लिया, साइड में मैंने पैसा रखा था, तो वो उसको हटा के देख लेते हैं कि हाँ अब इतने लोन्स हैं जिनकी प्रोविजनिंग मेरे पास नहीं है, तो तब आपके नेट एनपीएज आ जाते हैं। तो नेट एनपीएज आपके कितने हैं, वो सिर्फ 0.47% है, यानी कि 2.15 से 0.47, यानी कि वो जो गैप है ना उसके लिए प्रोविजनिंग ऑलरेडी आपकी डन है। चलिए प्रोविज़न कवरेज रेशो, तो बैंक्स की जो प्रोविज़न कवरेज रेशो है वो भी बेटर हुई है, एंड प्रोविज़न कवरेज रेशो एससीबीज़ की राइज हुई है टू 93.23%। चलिए अब इतना डिक्लाइन आया है तो उसका क्या है, आपके क्या क्या रीजंस हैं, तो 4R स्ट्रैटेजी है जिसने इसमें मेन रोल प्ले किया है। 4R क्या है, फर्स्ट इज़ रिकॉग्निशन, कि बैड लोन्स को आइडेंटिफाई करो, ये नहीं कि बैंक्स उनको सुंदर सा करके पैसे घुमा घुमा के ये दिखते रहे नहीं आ रही हैं किश्तें, वो ना करने की कोशिश करते हैं अपनी बैलेंस शीट के लिए, ये होता था पहले 2015 से पहले। तो उसकी जगह अब वो ट्रांसपेरेंटली आइडेंटिफाई करते हैं हाँ ये मेरा बैड लोन है। अब उससे क्या होता है, क्योंकि क्या होता था एवरग्रीनिंग आप करते रहोगे वो ना फिर एकदम से ढेर सारे आके इकट्ठे हो जाते थे। अब जब ख़राब हो रहा है आप तभी उस पर स्टेप्स ले रहे हो, तभी सब कर रहे हो, तो उस वजह से भी ये नीचे जाते हैं। देन रेजोल्यूशन एंड रिकवरी, सो आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, सारफेसी एक्ट है, इन सब की वजह से भी आपकी सेटलमेंट्स जल्दी हुई है। हमने आपका आईबीसी कोड की पूरी टाइमलाइन सब कुछ पिछली क्लासेस में पढ़ी थी। देन रिकैपिटलाइजेशन, तो पीएसबीज में आपके 3 लाख करोड़ इंजेक्ट किए गए हैं ओवर द लास्ट डिकेड टू बॉल्स्टर देयर कैपिटल बफर्स। ऑब्वियसली कैपिटल होगी तभी उनकी बफर्स सारे अच्छी तरह होंगे, एंड वो सारे बेजल नॉर्म्स को आरबीआई नॉर्म्स को फुलफिल करेंगे, और आगे फिर उनकी प्रोविजन कवरेज रेशो भी बेटर रहेगी। देन रिफॉर्म्स, लास्ट आर आपका रिफॉर्म्स के लिए स्टैंड करता है, तो ईज एजेंडा है, एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस एजेंडा, एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी लगाए गए हैं जिसमें 80 से ज़्यादा ट्रिगर्स हैं जो पहले ही बता देते हैं ये लोन एनपीए में जाने वाला है, अभी पकड़ लो, अभी इसको ठीक कर लो। चलिए इकोनॉमी का इस पर इम्पैक्ट क्या आता है, तो हम ऑब्वियसली देखिए बैंक्स जब एक स्ट्रेस्ड इंस्टीट्यूशन से एक ग्रोथ इंजन में जाएंगे तो हमारी फुल इकोनॉमी को बेनिफिट होता है। तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स देखिए 24-25 फाइनेंशियल ईयर में 4.01 लाख करोड़ के एससीबीज़ को प्रॉफिट हुए हैं। क्रेडिट ग्रोथ आपका ईयर ऑन ईयर एज ऑफ दिसंबर 2025 14.5% है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी आपका कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो एससीबीज़ का, जबकि रिक्वायर्ड हमें देखो पता है बेजल नॉर्म्स, उसके बाद आरबीआई ऐड करके एक्स्ट्रा परसेंट नॉर्म्स से वो कितनी हैं, बफर्स वगैरह सब मिला के भी वो आपके उससे बहुत ज़्यादा है जो करंटली हमारे एससीबीज़ की है, वो है 17.24%। इसके साथ साथ चलिए अच्छी पिक्चर तो हमने देख ली, फिर भी जो आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है जो आपकी दिसंबर 2025 में आई थी, उसमें उन्होंने कुछ रिस्क हैं जो कहा है कि आपके एससीबीज़ को कॉशन रखना है उनमें। सबसे पहले हैं अनसिक्योर्ड लोन्स, तो जो नए स्लिपेजेस हो रहे हैं जो हमने पीछे अभी देखे
उसमें से 53% आपके अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, जैसे कि पर्सनल लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स, तो उन पे ध्यान रखने को कहा है। इसके साथ साथ देखिए जो बोरोवर्स जो लोन्स लेते हैं, फिनटेक देखो आजकल हम जानते हैं बहुत हो चुका है, कोई भी ऐप खोलो वो कहता है लोन ले लो। तो जो भी बोरोवर्स है ना, जो 5 या उससे ज़्यादा लेंडर से लोन ले रहे हैं, क्योंकि क्या होता है देखो, अगर आपने लोन सही चलाते हो आप एक ही लेंडर पे जाओगे, आप अलग अलग पे जा रहे हो तो यानी कुछ गड़बड़ है। सो उन पर ज़्यादा कहा है कि आप कॉशियस रहिए उनके लिए, पर्टिकुलरली जो कि 35 से नीचे के एज ग्रुप के हैं। चलिए नेक्स्ट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, उन्होंने MOU साइन किया है विद जनरल इंश्योरेंस काउंसिल टू प्रोवाइड कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटी अंडर 32 इंश्योरेंस कंपनीज। तो कैशलेस एक्सेस रहेगा, जो आपके आयुर्वेदा बेस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज हैं जो भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा प्रोवाइड करता है, वो कोई भी जो 32 मेंबर इंश्योरर्स हैं उनके किसी ने भी अगर पॉलिसी ली है तो वो इस इंस्टीट्यूट में आके कैशलेस आपके हेल्थ बेनिफिट्स, आपके हेल्थ चेकअप्स, कुछ भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। देन सेटलमेंट जो है वो डायरेक्टली आपके मेडिकल बिल्स की इंश्योरेंस कंपनी से होंगी, कोई भी बर्डन पेशेंट पे नहीं आएगा। और ये जो फैसिलिटी है ये आपकी 200 बेड रेफरल हॉस्पिटल है एट योर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, उसमें ये अप्लाई होगा। नेक्स्ट है इंडिया डेजिग्नेटेड कंट्री ऑफ द ईयर एट बायोफैक्ट 2026, जो आपका न्यूरेमबर्ग जर्मनी में हुआ है। तो बायोफैक्ट देख लेते हैं आपका क्या है, ये वर्ल्ड का लीडिंग ट्रेड फेयर है फॉर ऑर्गेनिक फूड, और ये हर साल आपका कंडक्ट होता है। और देखिए पूरे आपके वर्ल्ड ओवर ऑर्गेनिक इंडस्ट्री जो भी है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। इसका फोकस क्या है कि आपकी जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, चाहे रॉ मटेरियल से लेके हर चीज़ यहाँ पे लोग आके शोकेस करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में वो ऑर्डर डिफरेंट कंपनीज अपनी देती हैं। एंड जो फेयर है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है प्रोड्यूसर, रिटेलर, पॉलिसी मेकर्स के लिए, सबके लिए। और इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर बनाया गया है 2026 का। और इसमें जो अपेडा है हमारा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड्स प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने क्यों बनाया गया है, देखिए उनके काफ़ी एफर्ट्स रहे हैं। They led India's most ambitious participation to date, positioning the nation as the organic food basket for the world. नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, उन्होंने MOU साइन किया है टू एक्सपैंड म्यूचुअल फंड एक्सेस थ्रू इंडिया पोस्ट नेटवर्क। तो इंडियन पोस्ट जितने भी पोस्ट ऑफिसेज हैं वहाँ पर म्यूचुअल फंड्स कोई भी जाके खरीद सकता है, उनमें इन्वेस्ट कर सकता है, मंथली जितने की SIP लगानी है वो सब कर सकते हैं। चलिए हम NSE के बारे में देख लेते हैं कि NSE क्या है। तो ये इंडिया का लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज है बाय वॉल्यूम, अमाउंट नहीं, बाय वॉल्यूम। ये 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था और ऑपरेशंस इसके कमेंस हुए थे 1994 में। और ये फर्स्ट एक्सचेंज है इंडिया की जिसमें फुल्ली ऑटोमेटेड काम होता है, स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है। और कोई भी पहले होता था ना, लोग ऐसे ना पुराने वाले जो मार्केट्स होते थे ना, ऐसे चीख चीख के बोल रहे होते थे मेरा ऑर्डर इतना, वो नहीं है, ये सब ऑटोमेटेड है इसमें। इनका सबसे इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है निफ्टी 50। ये जो आपका इंडेक्स है ये 50 लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड इंडियन कंपनीज की जो प्राइजेज है उसको ट्रैक करता है। और ये कैपिटल मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी डेरिवेटिव्स, डेट सेगमेंट सब में वर्क करते हैं। और एज ऑफ अर्ली 2026 ये वन ऑफ द टॉप 5 एक्सचेंजेस में आता है ग्लोबली बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। करंटली इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं श्री आशीष कुमार चौहान जी, और चेयरपर्सन है श्री श्रीनिवास इंजेती जी। नेक्स्ट है RBI रोल्स आउट मेजर्स टू स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव बैंक्स फाइनेंशियल हेल्थ, गवर्नेंस एंड डिजिटल इंक्लूजन। तो देखते हैं इसमें हम कि RBI ने क्या क्या किया है हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स को बेटर करने के लिए। सबसे पहले फाइनेंशियल हेल्थ और क्रेडिट फ्लो को बढ़ाने के लिए उन्होंने PSL स्टेटस फॉर NCDC लोन्स, तो आपका जनवरी 19 2026 से क्या हुआ था, जो भी लोन कमर्शियल बैंक्स देगी टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो क्यों देगी, देखो वो NCDC को जो देंगे वो आगे लेंड करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। तो उन्होंने कहा है कि ये जो भी लोन आप दोगे NCDC को, आगे वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दे, उसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में इंक्लूड किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ऑब्वियसली आपके कमर्शियल बैंक्स को फ़ायदा हो जाएगा।
और इससे फंड्स का जो कॉस्ट है वो भी लो हो जाएगा फॉर स्मॉल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो पीएसएल में आ गया, देखो बेनिफिशियल तो हो ही गया, उससे क्या है कि क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा। देन जो आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको ऑटोनॉमी बढ़ाई गई है कि उनको न्यू ब्रांचेस खोलने के लिए कोई भी प्रायर आरबीआई अप्रूवल नहीं चाहिए। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद होगा पहले की क्लासेस में। देन हाउसिंग लोन कैप जो है उसे भी बढ़ाया गया है। जो यूसीबीज़ हैं वो जो हैं हाउसिंग लोन्स दे सकती हैं, उस कैप को 10% से 25% गिरते गया ऑफ देयर टोटल एसेट्स। पहले सिर्फ 10% तक दे सकते थे, अब 25% तक जो उनके टोटल एसेट्स हैं उसका वो दे सकते हैं हाउसिंग लोन में। देन आरबीआई ने इसके साथ साथ जो स्ट्रेस एसेट्स हैं उनकी जो भी प्रोविजनिंग होती है उसमें भी रिलीफ दी है। बैंक्स जो हैं उनके पास ज़्यादा टाइम है टू मैनेज देयर कैपिटल बफर्स, क्योंकि ऑब्वियसली देखो क्या है, बफर्स भी मुझे रखने हैं, मुझे प्रोविजनिंग भी करनी है स्ट्रेस्ड एसेट्स के लिए। तो आरबीआई ने 2028 तक का टाइम दिया है कि आप ये सब कुछ सॉर्ट आउट कर लो। देन गवर्नेंस में इसके साथ साथ क्या लिए हैं, जो डायरेक्टर्स का टेन्योर है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आपको याद होगा चेंजेस हुए थे जिसमें कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स का टेन्योर 8 ईयर्स से बढ़ा के 10 ईयर्स कर दिया गया है। ये सब हम पढ़ चुके हैं अगर आपको याद हो। इसके साथ साथ रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उनमें आरबीआई की इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम के साथ फुली इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, पहले ये नहीं होता था। तो अब कस्टमर को कोई भी अगर कंप्लेंट है तो वो आरबीआई पे भी जाकर ग्रीवेंस रिड्रेसल उनकी ओम्बुड्समैन स्कीम के अंतर्गत हो सकता है। इसके साथ साथ मिशन सक्षम, ये लॉन्च किया था आरबीआई ने टू प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन फॉर ओवर 1.40 लाख कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज़ अक्रॉस इंडिया। डिजिटल इंक्लूजन में देख लेते हैं। कोई भी कोऑपरेटिव बैंक को डिजिटल रेवोल्यूशन से ना निकले, मतलब वो ऐसा ना हो कि वो लेफ़्ट बिहाइंड हो जाएं, वो इस रेस में ना ही आए, इसके लिए आरबीआई ने 2 नई अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की। सबसे पहली है एनयूसी एफडीसी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये क्या है, ये एक नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी है जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सब प्रोवाइड करती है, हेल्प करती है क्लाउड में, कोर बैंकिंग हर चीज़ में आपके यूसीबीज़ की यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की। इसके साथ साथ सहकार सारथी है, ये किसके लिए, आपके रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए है। तो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है, उनके लिए एक शेयर्ड सर्विसेज एंटिटी बना दी गई है। ये क्या है, ये डिलीवर करती है लो कॉस्ट डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस एंड साइबर सिक्योरिटी सपोर्ट टू रूरल बैंक्स। तो अर्बन के लिए एनयूसी एफडीसी और रूरल के लिए सहकार सारथी। इसके साथ साथ डिजिटल बैरियर भी आपके कम किए गए हैं, जैसे कि आधार अनेबल पेमेंट सर्विसेज जो हैं उसकी लाइसेंसिंग फ़ीस जो है कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए वो रिड्यूस की गई है, जिससे वो भी इसे यूज़ कर सकें। पहले क्या है कि फ़ीस आई थी, देखो महंगा पड़ेगा, और क्यों फिर आगे जो उनके पास डिपॉजिट्स हैं वो भी छोटे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी छोटी छोटी हैं, तो उनके लिए इन चीज़ों को सस्ता किया गया है। और जो नए बैंक्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। तो उससे क्या है, वो उनको टेस्ट कर सकते हैं, ट्रायल पीरियड ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो डिपॉजिटर्स हैं उनके सेफ्टी नेट को भी ध्यान में रखा गया है। आपका जो डीआईसी जीसी कवर है, जो भी कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिटर अपना पैसा जमा कराता है उनको 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा, जैसे आपके स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स में मिलता है। 5 लाख में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपका दोनों इंक्लूडेड होता है। और साइबर सिक्योरिटी पर भी ध्यान किया गया है। आपके 600 कोऑपरेटिव बैंक्स नियरली जो हैं उन्हें ऑनबोर्ड किया गया है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में टू मिटिगेट डिजिटल फ्रॉड। चलिए नेक्स्ट है पीएफएमएस, इंश्योरिंग टाइमली रिलीज ऑफ फंड्स ट्रांसपेरेंसी सिग्निफिकेंटली एनहांस्ड। तो पीएफएमएस आपका पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, जिससे आपकी कौन देखता है, कौन इसका सारा कुछ देख रेख करता है, वो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जो भी इंडिया की डिजिटल गवर्नेंस है उसका एक तरह से बैकबोन है आपका पीएफएमएस सिस्टम। तो ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है
जो कि जो भी सरकार की ई पेमेंट्स होंगी, अकाउंटिंग, सारे अकाउंट्स की रिकॉन्सिलिएशन, पैसा यहाँ गया, कहाँ से आया, सब कुछ आपकी, इवन की जो सेंट्रल स्कीम्स हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, पैसा जो डीबीटी होता है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, सब की अकाउंटेंसी इसी में होती है कि पैसा अगर मुझे टैक्स के थ्रू इतना आ रहा है, कैसे वो बटा, कहाँ कहाँ किसको दिया, कितना गया। तो ये सब कुछ आपका पीएफएमएस के थ्रू ही होता है। एक तरह से सरकार का बही खाता समझ लो। तो इसमें आपकी क्या क्या है, एडवांसमेंट्स आई हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, हम देख लेते हैं। सबसे पहले एसएनए स्पर्श, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीसेंट अपडेट है। ये सिंगल नोडल एजेंसी समयोचित प्रणाली एकीकृत श्रृंखला हस्तांतरण, तो जिसे हम एसएनए स्पर्श कहते हैं। तो ये क्या है, ये जो मॉड्यूल है, इट इंश्योर्स दैट फंड्स आर ओनली रिलीज टू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज व्हेन एक्चुअली नीडेड। तो ऐसा नहीं है कि आइडली वो अपने पास पार्क करके रख लें, जब उन्हें ज़रूरत है तभी दिए जाएंगे। देन नेक्स्ट है डीबीटी। तो डीबीटी तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चैनल है, और इतनी सरकार की ऑलमोस्ट हर स्कीम का पैसा डीबीटी के थ्रू जाता है, और वो पीएफएमएस के थ्रू ही प्रोसेस होता है। एंड देन रियल टाइम मॉनिटरिंग रहती है इसमें, पूरा 360 डिग्री व्यू है कि फ़ंड फ्लो कहाँ हो रहा है सेंट्रल मिनिस्ट्री से, लास्ट माइल आखिरी जहाँ जिसको पहुँचना चाहिए उस बंदे तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, या बीच में कोई खा तो नहीं रहा है, वो सब इसके थ्रू चेक होता है। नेक्स्ट है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑब्जर्व्ड 68th नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक 2026 विद फोकस ऑन क्लस्टर बेस्ड ग्रोथ फॉर एमएसएमई, और ये इन्होंने 12 से 18 फेब आपका मनाया है। थीम क्या थी इस बार, क्लस्टर्स एज ग्रोथ इंजन मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी इन एमएसएमईज। चलिए नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। 1958 में इस्टेब्लिश हुई थी, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, काम करती है अंडर योर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और ये क्या है, बेसिकली देखो कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है आपके डिपार्टमेंट को, किन एरियाज़ में, लाइक योर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एनर्जी में मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस। ट्रेनिंग भी प्रोग्राम्स भी ये चलाती है फॉर इंडस्ट्रियल पर्सनल, जिससे क्या हो, एफिशिएंसी बढ़े। इसके साथ साथ जो एनपीसी है वो आपके टोक्यो बेस्ड एक एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी पार्ट है। और इंडिया जो है अभी वो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की चेयर है फॉर 25-26 पीरियड। नेक्स्ट है कर्टन रेजर एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026। वायु शक्ति आपकी इंडियन एयरफोर्स की ट्राइएनियल एक्सरसाइज है। वो अपना बेसिकली उसमें फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, अपना सब कुछ डिफेंसिव ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ दिखाते हैं, ट्राइएनली होती है। और इस साल ये आपकी पोखरान एयर टू ग्राउंड रेंज जैसलमेर राजस्थान में होगी। Next is Ministry of Earth Sciences and Government of Puducherry sign landmark MOU to bolster blue economy and coastal resilience. नेक्स्ट गवर्नमेंट लॉन्चेस पीएम राहत। राहत आपका है रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट। ये कैशलेस ट्रीटमेंट रहेगा फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। इसमें अप टू 1.5 लाख रुपए का पर विक्टिम का फाइनेंशियल कवर मिलेगा, मतलब उनकी कैशलेस ट्रीटमेंट होगी। जो कवर है वो मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर अप टू 7 डेज़ को कवर करेगा, मतलब एक्सीडेंट होने के 7 दिन तक को। ये जो है ये सारे रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए है, चाहे वो सिटीजन्स हैं चाहे वो फॉरनर्स हैं, ऑन एनी रोड कैटेगरी, चाहे वो नेशनल, स्टेट हाईवे, लोकल रोड्स, कहीं पर भी होता है। इसमें गोल्डन आवर पर फोकस किया जाएगा। देखो गोल्डन आवर ना वो पीरियड होता है जिसमें रोड एक्सीडेंट के विक्टिम को अगर प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाएँ तो वो बच जाते हैं। एंड स्टेबलाइजेशन पीरियड, तो स्टेबलाइजेशन पीरियड आपका 24 आवर्स कवर करता है फॉर नॉन लाइफ थ्रेटनिंग केसेस एंड 48 आवर्स फॉर लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज। एंड इसके साथ साथ राहवीर, जो आपके जो लोग मदद करेंगे हॉस्पिटल पहुंचाने में टाइमली, जो आपके विक्टिम्स हैं रोड एक्सीडेंट के, उनको कैश रिवॉर्ड मिलेगा ऑफ अप टू 25,000 फॉर इंडिविजुअल्स हु असिस्ट विक्टिम्स एंड ट्रांसपोर्ट देम टू दी हॉस्पिटल। और उनको जैसे कि देखो पहले क्या होता है, लोग कहते हैं नहीं हम तो फंस जाएंगे केस को, उसमें वो उसमें भी उनको नहीं कुछ कहा जाएगा, उल्टा उन्हें कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। एक यूनिफाइड हेल्पलाइन भी लॉन्च की गई है फॉर रैपिड एम्बुलेंस डिस्पैच एंड हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन 112 ERSS 112।
देन इसके साथ साथ आपके इस स्कीम को ईडार यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट जो है उसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा फॉर पुलिस वेरिफिकेशन एंड TMS 2.0 फॉर सीमलेस हॉस्पिटल क्लेम प्रोसेसिंग। एंड इसमें काफ़ी आपका वाइड जो भी आयुष्मान भारत के एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। एंड नो फॉल्ट फंडिंग, सो रीइम्बर्समेंट्स जो हैं वो मैनेज होंगी थ्रू योर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। उसमें से ये पैसे जो हमने 1.5 लाख ऊपर देखा ना लिमिट है, वो वहाँ से दिया जाएगा। इसमें हिट एंड रन और अनइंश्योर्ड व्हीकल केसेस भी इवन कि आपके इंक्लूडेड होंगे। नेक्स्ट इज फर्स्ट प्रेस रिलीज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑन बेस 2024 इज इक्वल टू 100। तो अब याद रखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस आपका बदल गया है। सो इसे मॉस्पी ने रिलीज़ किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। चलिए सबसे पहले हेडलाइन इन्फ्लेशन देख लेते हैं जनवरी 2026 का। सो जो अब देखो याद रखना है बेस जो है 2024 है। अब हम लोग जो भी देखेंगे ये देखेंगे कि 2024 में उस चीज़ के क्या प्राइजेस थे और आज क्या हैं। तो जनरल जो आपका CPI आया है वो है रूरल के लिए 2.73, अर्बन के लिए 2.77, कंबाइंड है 2.75। कंज्यूमर फूड प्राइस अगर हम सिर्फ फूड आइटम्स को देखें तो रूरल में 1.96, अर्बन में 2.44, कंबाइंड है 2.13। हाउसिंग का है रूरल 2.39, अर्बन 1.92, कंबाइंड है 2.05। तो वेल इनफ RBI की रेंज में है ये। सो जो मूव है आपका क्या क्या देखिए चेंजेस आए हैं, क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे। जो पहले 2012 होता था आपका बेस, अब 2024 है। सो इसमें क्या है, अब आपके जो चेंजेस आए हैं बेस के साथ साथ आपकी आइटम्स की वेट्स को भी एडजस्ट किया गया है। और ये किसके बेस पे किया गया है, तो RBI ना आपका हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे कंडक्ट करता है। 23-24 के उस पर उन्होंने आइटम को वेटेज दी है। तो सबसे बड़ा चेंज क्या है, जो फूड एंड बेवरेजेस है ना उनके वेट को कम कर दिया गया है। पहले 45.86 होता था, अब 36.75 है। क्योंकि आपका जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है ना उसमें फूड और बेवरेजेस के साथ और भी बहुत आइटम्स आ गई हैं, इसलिए इसका वेट घटाया गया है। So it shows that Indians now spend a smaller portion of their income on food as they get wealthier. हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो इनका वेट इंक्रीज़ किया गया है, क्योंकि देखो फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अर्बनाइजेशन की कॉस्ट बढ़ रही है। इसके साथ साथ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अपनाए गए हैं आपके। सो इंडिया जो है, हम लोग पहले 6 ग्रुप्स में थे, अब हम 12 कंजम्पशन डिविजन्स कर रहे हैं। इस क्यों हमने ये 12 ली हैं, क्योंकि हम अपने आप को अलाइन कर रहे हैं विद यूनाइटेड नेशंस क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू पर्पस 2018। देन और मेथडोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो वेटेड आइटम्स जो आपकी इस इंडेक्स में लेते हैं वो पहले 299 थी, अब उसे 358 कर दिया गया है। प्राइजेस जो हैं वो 1465 रूरल मार्केट्स और 1395 अर्बन मार्केट से आपके टेबलेट बेस्ड सॉफ्टवेयर को यूज़ करके लिए गए हैं। एंड इसके साथ साथ 12 मेजर ऑनलाइन मार्केट्स को भी मॉनिटर किया गया है। फर्स्ट टाइम अब ऑनलाइन मार्केट्स को भी वो ले रहे हैं। चलिए इसके साथ साथ जो मॉस्पी है उन्होंने एक बैक सीरीज़ भी रिलीज़ की है और पूरा लिंकिंग फैक्टर समझाया है कि कंबाइंड लिंकिंग फैक्टर इतना है। यानी कि अगर आपको 2024 के बेस इंडेक्स वैल्यू को 2012 पे लेकर जाना है, अभी भी हो सकता है ना कई लोगों को नहीं पिछला ही देखना है क्या है उसके हिसाब से, तो उसके लिए उन्होंने लिंकिंग फैक्टर भी दिया है। सो 2024 को ही क्यों चूज़ किया गया है बेस ईयर, बिकॉज ये जो है आपका सबसे क्लोजली अलाइन है विद वेट रेफरेंस पीरियड, यानी कि जो हमने आपके सर्वे की बात की। क्योंकि देखो क्या है, कंजम्पशन तो हम यही देखेंगे ना लोग किस चीज़ का बढ़ा रहे हैं, उस हिसाब पे ही हमारा सब कुछ होना चाहिए। और इससे क्या है, कोई भी देखो हमें विदाउट बायसेस चाहिए एंड डेटा जो है इससे हाईली रेलिवेंट हो जाता है फॉर करंट डेकेड। चलिए नेक्स्ट है सेफ गार्डिंग वीमेन एट वर्क। सो इसके लिए देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है ना वो है इंडिया का सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, जिससे हम लोग बहुत फेमसली कैसे जानते हैं, पोश एक्ट। और इसी के अंतर्गत देखिए सरकार ने शी बॉक्स पोर्टल भी निकाला है।
तो रिवैम्ड शी बॉक्स पोर्टल आपका क्या है देख लेते हैं। तो लेटेस्ट वर्जन आपका अगस्त 2024 में लॉन्च हुआ था और इसको फेब 2026 में आपके मिशन शक्ति ऐप के साथ फुली इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो ये जो है आपका ये एक तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है और ये यूनिवर्सली हर वुमेन को कवर करता है, चाहे वो पब्लिक में है, प्राइवेट सेक्टर में है, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, कहीं पे भी वो काम करते हैं कि वो कंप्लेंट कर सकते हैं। इवन कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स है, घर में कलर करते हैं, वो भी कंप्लेंट इसके थ्रू, शी बॉक्स के थ्रू फाइल कर सकती हैं। इसमें जो केस हैं आपके, वो उनका आप स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं रियल टाइम में। और ये जो आपका पूरा डेटा है ये मेंटेन्ड होगा और आपका पूरी इंटरनल कमिटीज़, लोकल कमिटीज़, जो भी डेटा है वो सब आपका एक सेंट्रल रिपोजिटरी में रहेगा। Then as of Feb 14, 2026, over 1.5 lakh workplaces have been onboarded with more than 60,000 internal committees functioning actively. चलिए इसके साथ साथ और भी देखिए, ऑब्वियसली अगर हमें सेफ गार्ड करना है विमेन को एट वर्क, चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो न्यू कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग मैंडेट्स 2025 में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं उन्होंने लॉन्च किए थे। तो वो क्या हैं, सबसे पहले बोर्ड रिपोर्ट्स, तो कंपनी जो हैं उनको अपनी रिपोर्ट्स में अब पोस्ट कंप्लेंट्स अगर कोई हैं, कितनी रिसीव्ड हैं, कितनी रिजॉल्व हैं, कितनी 90 दिन से ज़्यादा पेंडिंग है, ये सब भी बताना है। देन ये भी डिस्क्लोज़ करना है कि कितना फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयज़ हैं आपकी कंपनी में। अगर आप इससे कंप्लाई नहीं करते हो तो आपको फ़ाइन लग सकता है अप टू 3 लाख रुपीज़ एंड पोटेंशियल बिजनेस लाइसेंस कैंसिलेशन ऑल्सो। और इसके साथ साथ बोर्ड जो हैं उन्हें देखना है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1965 भी पूरी तरह से कंप्लाई हो रहा है। चलिए इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या हैं पोश एक्ट के अंतर्गत। सो सबसे पहले इंटरनल कमेटी होती है। तो हर कंपनी को, हर वर्क प्लेस को जहाँ पे 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ना, एक इंटरनल कमेटी बनानी होती है और इस कमेटी की हेड एक वुमेन ही होंगी। और इसमें एक एक्सटर्नल मेंबर भी होने चाहिए जो किसी एनजीओ के या कोई भी एक्सपर्ट हो सकते हैं फील्ड के। फिर एक लोकल कमेटी बनानी होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को फॉर वर्क प्लेसेस जिसमें 10 से कम लोग हैं, तो वो लोकल कमेटी में उनका केस जाएगा। एंड अगर कंप्लेंट है अगेंस्ट द एम्प्लॉयर देमसेल्व्स, देन इनमें आपके पोस्ट एक्ट के अंतर्गत कोई भी कंप्लेंट है उसका टाउन बाउंड रेडेसल होना चाहिए। तो अगर आपने कंप्लेंट की है तो 3 महीने के अंदर उसको फाइलिंग आप कर सकते हो। कभी भी इंसिडेंट हुआ है तो 3 महीने के बाद आपके पास टाइम है, आप उसे फाइल कर दीजिए। और इसे हम, अगर आपके पास रीज़न है सॉलिड, तो आप 3 महीने से एक्सटेंडेबल भी होता है, यानी 6 महीने के आप अंदर कर सकते हैं। आपके कंप्लेंट करने के 90 दिन के अंदर जो कमेटी है, चाहे इंटरनल है चाहे लोकल कमेटी है, उन्हें 90 दिन के अंदर इंक्वायरी ख़त्म करनी है और उसके बाद रिपोर्ट बना के देनी है। और एक्शन जैसे ही उन्होंने 90 दिन में रिपोर्ट इंक्वायरी की दे दी तो उसका एक्शन ले लेना है कि क्या करना है गोइंग फॉरवर्ड, वो इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए एक्शन विद इन 60 डेज़। चलिए मिशन शक्ति भी देख लेते हैं हम क्या है। सो वर्किंग विमेन सेफ्टी जो है वो मिशन शक्ति का बेसिकली जो पिलर है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट वो यही है। इसमें 2 वर्टिकल्स आते हैं आपके। सबसे पहले संबल यानी कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसमें आपके 1 स्टॉप सेंटर्स बनाए गए हैं जो अभी आपके एज ऑफ फेब 896 सेंटर्स हैं जो ऑपरेशनल हैं, जिसमें मेडिकल एड, लीगल हेल्प, टेम्परेरी शेल्टर सब प्रोवाइड किया जाता है विमेन को। इसके साथ साथ विमेन हेल्पलाइन 181 आपके लिए लॉन्च की गई है, 24/7 ये चलती है। नारी अदालत भी लाई गई है फॉर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एट ग्राम पंचायत लेवल। और सेकंड जो इसका वर्टिकल है वो है समर्थ्य यानी कि एम्पावर करेंगे। तो सखी निवास, सेफ एंड अफोर्डेबल हॉस्टल्स बनाए गए हैं वर्किंग विमेन के लिए। और पालना यानी कि क्रेच फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं वर्किंग मदर्स के बच्चों के लिए। चलिए नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, यूएनडीपी इंडिया एंड गेट्स फाउंडेशन कन्वीन CSR कॉन्क्लेव ऑन लिवरेजिंग PM धन धान्य कृषि योजना फॉर फार्मर प्रोस्पेरिटी। चलिए हम इस स्कीम के बारे में, योजना के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो योजना है आपकी 25 अक्टूबर में लॉन्च की गई थी हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज़ लीस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल रीजन्स। इसकी फ़िलॉसफी क्या है बेसिकली, देखिए नीति आयोग की ना स्कीम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो इस उसी को ही यूज़ करके, उसी की से इंस्पिरेशन लेके ये आपकी योजना लॉन्च की गई, PM धन धान्य कृषि योजना। अब इसमें क्या है, देखो जो ADP है ना,
आपकी बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है अलग अलग। लेकिन जो धन धान्य कृषि योजना है ना, इसका एक्सक्लूसिवली फोकस जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में ही रहेगा, पर एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स इन पर रहेगा। अब इसमें 100 डिस्ट्रिक्ट्स आपके चुने गए हैं। सो 100 अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस इंडिया, और वो किस उस पे चुने गए हैं, किन क्राइटेरिया पर वो अंडर परफॉर्मिंग थे। तो 3 क्राइटेरिया हैं, उनमें जो जो अंडर परफॉर्मिंग थे उन डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया है, जिनमें लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, मॉडरेट टू लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, और बिलो एवरेज एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है। सो हर स्टेट को क्या कहा गया, इसमें क्या है, देखो 100 डिस्ट्रिक्ट ये नहीं कि मैंने एक ही स्टेट में ले ली या 3-4 में ले ली, हर स्टेट में एटलीस्ट एक तो डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया ही गया है। और इसमें क्या है, आपका फोकस है कि 1.7 करोड़ फार्मर्स को अपलिफ्ट किया जाएगा। 6 ईयर पीरियड है इस योजना का, 25 से 31 तक। इसके साथ साथ जो आपका धन धान्य कृषि योजना है, ये नहीं है कि स्टैंड अलोन से स्कीम है, नहीं, ये इंटीग्रेट करती है आपकी 36 एग्जिस्टिंग स्कीम्स को अक्रॉस 11 डिफरेंट यूनियन डिपार्टमेंट्स। चलिए ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। प्रोडक्टिविटी बूस्ट करनी है, वो कैसे होगी, जब अच्छे क्वालिटी के सीड्स दोगे, फर्टिलाइजर्स अच्छे होंगे, मॉडर्न मैकेनाइजेशन होगा। क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना है, मोनोकल्चर को ख़त्म करना है। उससे क्या होता है, ऑब्वियसली हमारी फर्टिलिटी जाती है, हमारी धरती ख़राब होती है, हमारी सॉइल। तो उसके लिए भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग क्रॉप्स लगाना सिखाना है फार्मर्स को, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स लगानी है। अब बात सिर्फ हार्वेस्ट की नहीं है, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रा भी देना है, कोल्ड स्टोरेजेस, जिससे ये ना हो कि जो वो निकाल लें, जो उनकी उपज हो वो ख़राब हो जाए। तो उस पर भी इस स्कीम में काम किया जाता है। क्रेडिट एक्सेस देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पैसा होगा तभी तो ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इसके लिए केसीसीज की रीच भी इन जगहों पे, इन डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ाई जाएगी। चलिए CSR एक्टिविटीज़, प्राइवेट पार्टनर्स का रोल भी इसमें हम देख लेते हैं। देखो प्राइवेट सेक्टर का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहीं पर भी देखो पैसा अगर बहुत लगाना है ना, तो प्राइवेट सेक्टर का आना ज़रूरी है, और वो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू भी आ सकते हैं। सो कॉर्पोरेट्स जो हैं उन्हें इनकरेज करा जा रहा है टू प्रोवाइड मैन पावर सपोर्ट बाय डिप्लॉइंग यंग प्रोफेशनल्स टू हेल्प डिस्ट्रिक्ट्स इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी। तो फंडिंग से भी आगे बढ़ के ये कहा जा रहा है। इसके साथ साथ जो प्राइवेट फर्म्स हैं उन्हें बुलाया जा रहा है कि आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPOs जो भी इन डिस्ट्रिक्ट्स में हैं उनको आके मेंटर करो। और भी कंपनीज जैसे कि आपकी यूनिलीवर है, रिलायंस फाउंडेशन ITC है, वो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर मॉडल्स भी डेवलप कर रही हैं फॉर दीज डिस्ट्रिक्ट्स। गवर्नेंस देख लेते हैं स्कीम का। तो डिस्ट्रिक्ट DDKY समिति एक बनाई जाती है, जिसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड करते हैं। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एंड लाइड एक्टिविटीज़ प्लान आपका बनाती है। इसके साथ साथ 117 आपके KPIs हैं, यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। एक डिजिटल डैशबोर्ड है, उसमें सारे ये मेंशन है कि ये फुलफ़िल हो रहे हैं नहीं, और इन्हें ट्रैक मंथली किया जाता है। सेंट्रल नोडल ऑफिसर्स, तो सीनियर सेंट्रल ऑफिशियल्स जो हैं उनको एक एक डिस्ट्रिक्ट असाइन की गई है टू कंडक्ट रेगुलर फील्ड विजिट्स एंड अनब्लॉक इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स। चलिए नेक्स्ट है, नीति आयोग लॉन्चेस 6th एडिशन ऑफ ट्रेड वॉच क्वार्टरली कवरिंग योर पीरियड फ्रॉम जुलाई टू सितंबर 2025, यानी कि जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर का Q2 है। तो देखते हैं अब उनकी रिपोर्ट में क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रहती है, इन रिपोर्ट्स को अच्छे से पढ़ा करो। चलिए हेडलाइन ट्रेड परफॉर्मेंस देख लेते हैं। एक्सपोर्ट का जो ग्रोथ है, देखो जब हम एक्सपोर्ट की बात करूँगी ना, तो इसमें आपके मर्केंडाइज और सर्विसेज दोनों इंक्लूडेड हैं। तो उसमें आपका ईयर ऑन ईयर, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर आपके 24-25 में सेम पीरियड में से 8.5% आपका इंक्रीज़ आया है। और यही अगर मैं इंपोर्ट की बात करूं तो वो मॉडरेट हुई है 4.5 से 4.7 के बीच में, तो यानी एक्सपोर्ट्स की ज़्यादा है। अब मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 108 बिलियन डॉलर रहा है, वाइल इम्पोर्ट्स मर्केंडाइज के केस में 196 बिलियन डॉलर रहे हैं। तो यानी कि मर्केंडाइज जो है वो आपका डेफिसिट में रहा है Q2 में 87.9 बिलियन डॉलर। वो तो हम देखो जानते ही हैं, ये डेफिसिट हमारी जोन है। देन स्पेसिफिकली किन सेक्टर्स में सर्च देखा गया है, तो इलेक्ट्रिकल मशीनरी जो है उसमें 33.4% का इंक्रीज़ देखा गया है। फर्टिलाइजर्स में जो इम्पोर्ट्स हैं वो 239% इंक्रीज हुए हैं ड्यू टू फेवरेबल मानसून कंडीशंस। लेकिन वही है कि देखो अब हम ठीक है, हम उगा रहे हैं,
लेकिन वही इम्पोर्ट भी कर रहे हैं तो इम्पोर्ट बिल बढ़ रहा है। मिनरल फ्यूल्स के जो इम्पोर्ट हैं वो डिक्लाइन हुए हैं बाय 0.9%। चलिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड्स में देख लेते हैं, ये इनका थीमेटिक फोकस रहा है इस बार की रिपोर्ट का। सो इंडियाज़ इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को मेनली इस एडिशन में इम्पोर्टेंस दी गई है क्योंकि ये इमर्ज हुआ है सेकंड लार्जेस्ट आइटम इन इंडियाज़ एक्सपोर्ट बास्केट। सो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 5 फोल्ड आपके 2016 से 24 में ग्रो हो चुके हैं और इस टाइम $42.1 बिलियन का मार्केट है। ऑब्वियसली देखो हर चीज़ में कुछ भी अब बनता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आपका लगना ही है। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है वो आपकी $4.6 ट्रिलियन पे वैल्यू है और इंडिया का शेयर अभी सिर्फ 1% है, यानी कि अपॉर्चुनिटी बहुत है यहाँ पे हमारे पास। और इंडिया जो है अब देखो मोबाइल फ़ोन्स में हम लोग काफ़ी अच्छा बेटर कर रहे हैं, स्केल हमारा बढ़ता जा रहा है, बाहर की कंपनीज आके भी अपनी फैक्ट्रीज हमारे यहाँ पे लगा रही हैं। इसके साथ साथ रिपोर्ट जो है इन्होंने वाइडनिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड डेफिसिट पर भी बात किया है कि पहले वो $35 बिलियन था 2016 की अगर मैं बात करूं और 25 में $60 बिलियन हो चुका है क्योंकि हमारा बहुत रिलायंस है ऑन इम्पोर्टेड चिप्स, डिस्प्ले पैनल्स एंड बैटरीज। तो ये भी हमें इन हाउस करने की ज़रूरत है और तभी तो सरकार आपकी PLI स्कीम्स और ये सब ला रही है। देन इसके साथ साथ नीति आयोग ने रिकमेंड किया है कि हमें लेबर इंटेंसिव असेंबली से हट के हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना पड़ेगा अगर हम अपने बेटर करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को। चलिए ई कॉमर्स का रोल भी देख लेते हैं, इस रिपोर्ट में डिस्कस किया गया है। सो रिपोर्ट जो है वो क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स को क्रिटिकल एनेबलर मानती है फॉर रीचिंग द गोल ऑफ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी इन मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स बाय 2030 जो हमारा गोल है। सो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स जो हैं ये माना जाता है कि जो हमारे मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स होंगे 2030 में 20 to 30% उसमें आपके ई कॉमर्स होंगे। और सक्सेस जो है इसमें देखो अब ई कॉमर्स में क्या है, लॉजिस्टिक्स इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है, सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए रेगुलेटरी, मतलब कस्टम्स में ये ना हो कि चीज़ मेरी फंस रही है, एंड एनहांस पार्टिसिपेशन फ्रॉम MSMEs। करंटली इंडिया जो है टॉप 6 ग्लोबल ई कॉमर्स मार्केट्स में आता है विद इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंटिंग फॉर नियरली हाफ ऑफ ऑनलाइन रिटेल। चलिए ग्लोबल साउथ पे भी बात की गई है इस रिपोर्ट में। सो ट्रेड जो है डेवलपिंग नेशंस में एक्सपैंड हुआ है नियरली 4-fold सिंस 2005। देखो ग्लोबल साउथ की जब बात होती है ना, ये सारे डेवलपिंग नेशन, साउथ साउथ कॉपरेशन बोलते हैं ना, वो इसीलिए बोलते हैं ये सारे डेवलपिंग नेशन या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं ना, उनकी बात हो रही होती है कि हम जब आपस में मिलकर नहीं चलेंगे तो डेवलप्ड नेशंस तो बाद में आते हैं। और इसके साथ साथ इंडिया के जो एक्सपोर्ट हैं टू डेवलपिंग कंट्रीज़ वो भी राइज हुए हैं फ्रॉम $56 बिलियन इन 2005 टू $250 बिलियन इन 2025। पॉलिसी रिकमेंडेशंस क्या क्या रही हैं इस रिपोर्ट में। सो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है, सो 40,000 करोड़ रुपीज़ की एलोकेशन की गई है इसे यूनियन बजट में टू डीपन योर डोमेस्टिक कंपोनेंट इकोसिस्टम। इसके साथ साथ FTAs भी हम देख रहे हैं कि हर कंट्री के साथ हमारे धीरे धीरे साइन हो रहे हैं, उससे क्या होगा, मार्केट एक्सेस बेटर होगा। कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस की भी बात की गई है कि जो असेंबली कॉस्ट है ना इंडिया में, क्योंकि लेबर इंटेंसिव है, तो 10 to 14% हायर है देन इन आर कॉम्पिटिटर्स लाइक चाइना एंड वियतनाम। तो अगर उन्हें पीछे छोड़ना है, असेंबली लाइन को फुली ऑटोमेटिक करो, अपनी कॉस्ट नीचे करो। चलिए नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 टू मोबिलाइज वेंचर कैपिटल फॉर इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो देखिए काफ़ी है न्यूज़, काफ़ी स्कीम्स हैं, पर ज़रूरी होती हैं क्लासेस आपके लिए, आपके एग्ज़ाम्स में इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आराम से इसको पूरा देखिए। चलिए 10,000 करोड़ रुपीज़ का कॉर्पस दिया गया है इस फंड को। ये सेकंड फेज़ ऑब्वियसली 2.0 है और इससे पहले जो फर्स्ट था वो आपका 2016 का था, स्टार्टअप इंडिया स्कीम। चलिए ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे इसके, तो ये जो है आपका फंड ऑफ फंड है, डायरेक्ट कोई फंड नहीं है, फंड ऑफ फंड्स है। तो ये जो फंड है इससे आपके सेबी रजिस्टर्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में पैसा लगाया जाएगा और वो आगे जो AIF हैं वो देंगे इंडिविजुअल स्टार्टअप्स को पैसा। समझ गई, पूरी ट्रेल ऐसे चलेगी। इसमें आपके डीप टेक हो गए, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, अर्ली ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स, इन सबको पैसे दिए जाएंगे। देन सेल्फ रिलायंस पर फोकस रहेगा।
जो भी हाईटेक एरियाज़ हैं जो नेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस के लिए ज़रूरी है, जिसमें हम अपने इम्पोर्ट्स घटा सकें, उन पर ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करेंगे। रीजनल इंक्लूजन रहेगी, तो टियर 1 मेट्रोज़ हो गए, उनसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पहले क्या है, देखो सारे स्टार्टअप्स वहीं से निकल रहे हैं, लेकिन अब हमें पता है टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी बहुत ग्रोथ आपका स्कोप है, तो उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये जो स्कीम है ये आपकी एम करती है टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल बेस, पर्टिकुलरली हेल्पिंग स्मॉलर होम ग्रोन फंड्स। चलिए फेज़ 1 और फेज़ 2 को थोड़ा हम देख लेते हैं कि क्या क्या उनमें चेंजेस हैं। तो फेज़ 1 में आपका कॉर्पस 10,000 करोड़ था, सेकंड में भी सेम ही है। प्राइमरी गोल फेज़ 1 में था इकोसिस्टम क्रिएशन एंड सीड कैपिटल देना, सेकंड में अब आपका डीप टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पर है। और फर्स्ट फेज़ में आपके 500 स्टार्टअप्स का बेसिकली बेस था कि मोर देन हमें करने हैं इन 2016। अब तो देखो DPIIT की रिपोर्ट है, हमने पढ़ा भी था, 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं हमारे पास, जबकि फ़र्स्ट फेज़ में लेस देन 500 थे। तो फर्स्ट फेज़ का कितना, यानी कि आपका ग्रोथ देखो, सक्सेस देखो, 500 से 2 लाख पे आ गए। देन इम्पैक्ट जो है, फर्स्ट जो आपका था फेज़ 1, उसमें 25,500 करोड़ रुपीज़ आपके इन्वेस्ट हो चुके हैं वाया योर 145 AIFs। और जो अब सेकेंड फेज़ है उसमें एम होगा फॉर हायर डोमेस्टिक कैपिटल मोबिलाइजेशन। जोग्राफिकली फेज़ 1 आपका मेट्रोज़ और टेक हब्स में था फोकस्ड, अब ये वाला जो है आपका नेशन वाइड टियर 2 टियर 3 पर भी फोकस किया जाएगा। इंस्टीट्यूशनल फेस फ्रेमवर्क देख लेते हैं। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम का आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड करेगा, और ऑपरेशनलाइज यानी कि ऑपरेशंस कौन देखेगा स्कीम के, वो सब सिड भी देखेगा। मॉनिटरिंग एजेंसी DPIIT, ऑपरेटिंग एजेंसी आपकी सिड भी हो गई। देन इसके क्या क्या देखिए बेनिफिट्स रहेंगे। देखो स्टार्टअप इंडिया को डेकेड हो चुका है, 10 साल हो चुके हैं, तो 2025 में हाईएस्ट एवर एनुअल स्टार्टअप रजिस्ट्रेशंस हुए हैं इंडिया में। और जॉब देखो, जो इतने स्टार्टअप्स बढ़े हैं उससे जॉब आपकी बहुत क्रिएट हुई हैं। सो कलेक्टिवली इस इकोसिस्टम ने 21.9 लाख जॉब्स क्रिएट की हैं एज ऑफ अर्ली 2026। और देखो जो फॉरेन वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ना, अर्ली 2020 तक वो पैसा लगाते थे, अब क्या है, फॉरेन उनका पैसा है, जब निकालेंगे एग्जिट लेंगे सारा पैसा इंडिया से बाहर ले जाएंगे। तो अब जो आपका फंड ऑफ फंड 2.20 है, वो एम करेगा टू शील्ड इंडियन स्टार्टअप्स फ्रॉम ग्लोबल फंडिंग विंटर्स बाय फॉस्टरिंग अ रॉबस्ट डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल मार्केट। तो उससे क्या होगा, जो फॉरेन उथल पुथल भी हो जाती है ना, उससे भी बचे रहेंगे हमारे इंडियन स्टार्टअप्स। चलिए नेक्स्ट है और लास्ट है आपके लिए, कैबिनेट अप्रूव्स ₹1 लाख करोड़ अर्बन चैलेंज फंड टू ड्राइव मार्केट लेड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका क्या आपका फंडिंग मैकेनिज्म रहेगा, 1:4 लीवरेज रहेगी। सो फॉर एवरी रुपी प्रोवाइडेड बाय द सेंटर इट एम्स टू अनलॉक 3 मोर फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी कि अगर सेंटर कह रहा है मैं 1 रुपया डाल रहा हूँ यानी 1 लाख करोड़, तो 3 लाख करोड़ में कहाँ से आएगा। सो सेंट्रल असिस्टेंस जो है वो 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट को कवर करेगी। बाकी जो हैं सिटीज़ जो हैं, जितने भी आपके शहर हैं, जो भी ऑब्वियसली चाहते हैं अर्बन एरियाज़ बढ़ना आगे, उनको एटलीस्ट 50% रेज़ करना है ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट फ्रॉम मार्केट सोर्सेज। और वो क्या क्या हो सकते हैं आपके, म्यूनसिपल बॉन्ड हो सकते हैं, बैंक लोन्स हो सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हो सकती हैं। इसके साथ साथ रिमेनिंग 25% की अब जो बात होगी, इट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स और अर्बन लोकल बॉडीज़। तो हो गया ये पूरा, यानी कि अगर आपके 4 हिस्से हुए तो उसमें एक हिस्सा सेंटर देगी, बाकी वो 3 अलग अलग सोर्सेज से लेंगी। तो 1:4। एंड टोटल इम्पैक्ट इससे क्या होगा कि 1 लाख करोड़ रुपीज़ का जो आउटले है इज एक्सपेक्टेड टू मोबिलाइज 4 लाख करोड़, वही जो मैंने आपको बात कही। देन इसमें क्या है, अंतर्गत 3 आपके मेजर पिलर्स हैं जो अनाउंस किए गए हैं आपके 25-26 बजट में। सो सिटीज़ एट ग्रोथ हब्स, सो इकोनॉमिक नोड्स, इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, स्पेशल प्लानिंग, ये सब फोकस की जाएगी सिटीज़ में। इसमें ग्रीन फील्ड भी आएंगे आपके, यानी कि नए एयरपोर्ट खोले गए, नए बस स्टैंड, ये सब कुछ, और सेमी ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट्स भी आएंगी। देन क्रिएटिव रीडेवलपमेंट होगी सिटीज़ की। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको और ज़्यादा बेटर किया जाएगा। मैं समझ रही हूँ ना, चीज़ों को और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ लाना, अच्छी कनेक्टिविटी लाना, ये सब किया जाएगा।
वाटर और सैनिटेशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब जैसे देखो, जो पहली स्कीम्स थी ना, जो फंड्स जो थे पॉपुलेशन के बेस पे, फॉर्मूला के बेस पे लगा देते थे। अब ये कॉम्पिटिटिव चैलेंज के बेस पे है, तभी ये अर्बन चैलेंज फंड है ना। तो इसमें क्या होगा, सिटीज़ जो हैं उनको हाई इम्पैक्ट प्रपोजल सबमिट करने हैं। वो उसमें पूरी के फाइनेंशियली वाइबल है, इतना पैसा मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें इतना काम हो जाएगा, ठीक है, और उससे ट्रांसफॉर्मेशन कितनी आएगी, और उसके बेस पे उनको वो फंड दिया जाएगा। तो एक तरह से चैलेंज है। देन रिफॉर्म लिंक्ड फंडिंग, यानी कि डिस्पर्समेंट जो है वो लिंक होगी टू स्पेसिफिक माइलस्टोन्स इन अर्बन गवर्नेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग। इसके साथ साथ जो इसका गोल है इज टू पोजीशन यूएलबीज एज बैंकेबल एसेट क्लास। चलिए, अब जो स्कीम है इसका सपोर्ट टीयर 2 और 3 सिटीज़ को बेसिकली देना चाहते हैं। देखो, टीयर 2 और 3 पे अब जितनी स्कीम्स आ रही है ना, वो इन्हीं पे फोकस कर रही है। क्योंकि क्या है कि ये ना कहीं ना छूट गई थी, अगर मैं स्टार्टअप इंडिया की भी बात करूँ तो अब ऑब्वियसली सरकार वहाँ पे ध्यान दे रही है। तो इसके लिए कैबिनेट ने इनकी मार्केट रिक्वायरमेंट्स के लिए अप्रूव किया है 5,000 करोड़ क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी स्कीम। So under this scheme, it facilitates first time market access for 4,223 cities including those in northeastern and hilly states। देखो, जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं ना, उनका ऑब्वियसली वो क्रेडिट कैसे उठाएंगे, आज तक किया नहीं है, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। तो उनकी क्रेडिट की रीपेमेंट गारंटी स्कीम है, यानी कि कहीं कैबिनेट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बैक करेगी उनके क्रेडिट को। अगर वो डिफ़ॉल्ट करते हैं तो वो पे करेगा। उससे क्या होगा, लोगों का विश्वास जागेगा, वो आके उनको पैसा देंगे अगर वो म्यूनसिपल बॉन्ड्स इशू करते हैं। अब इसमें क्या है, सेंट्रल गारंटी मिलेगी फॉर लोन्स अप टू ₹7 करोड़, कवरिंग 70% ऑफ द फर्स्ट लोन एंड 50% फॉर सब्सिक्वेंट वंस। Then it effectively support projects worth 20 to 28 crore in smaller urban centers। अब टाइमलाइन क्या रहेगी इस आपके फंड की, 25-26 से 2030-31 तक। एंड टारगेट सिटीज़ आपकी कौन कौन सी रहेंगी, ऑल सिटीज़ विद पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख प्लस, all state and UT capitals, major industrial cities with population of 1 lakh plus, and small urban local bodies। चलिए, लंबी क्लास थी पर काफ़ी कुछ इस क्लास में हमने जाना। और जैसे मैंने आपको क्लास के शुरू में भी कहा था, आप अगर आरबीआई के लिए या किसी भी बैंक एग्ज़ाम, एसबीआई, आईबीपीएस, किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। एक ही कोर्स में सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी मिल रही है, और क्या चाहिए। सो बेसिक टू एडवांस वीडियो क्लासेस मिलेंगी, 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस होगा आशुतोष सर द्वारा, सिलेबस का पूरा कवरेज रहेगा, स्टडी नोट्स मिलेंगे, आपका डाउट क्लियरेंस सपोर्ट भी आपको मिलता है। कोर्स को लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और मुझे बार बार ना बताना पड़े, जाके लीजिए और पढ़ाई शुरू कीजिए, एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। 2 वर्जन्स है इसके, स्टैंडर्ड एंड प्रो। स्टैंडर्ड में आपका सारा कुछ ऑनलाइन रहता है, 4899 का है आफ्टर योर डिस्काउंट ऑफ 55%। प्रो आपका ऑनलाइन रहता है सब कुछ, प्लस इसके साथ आपको आरबीआई ग्रेड बी की फेज़ 2 की हार्ड कॉपी बुक्स होम डिलीवर्ड होती हैं। और इसका आफ्टर योर 60% डिस्काउंट आपको ये 8499 का पड़ेगा। चलिए, इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई और जानकारी आप जानना चाहते हैं, आप कोर्स के बारे में कोई भी जानना चाहते हैं, आप गाइडेंस सेशन के बारे में जानना चाहते हैं, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर फ़ोन नंबर गिवन है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और क्या आपके हर डाउट को देन एंड देयर क्लियर करेगी।